खुशामदीद नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। महंगाई की शरह में बहुत खातिर खा कमी हुई है। इस महीने जो रिकॉर्ड की गई है शरह वो सिंगल डिजिट में है 9.6, और गुज़िश्ता साल इसी महीने में जो शरह थी वो तकरीबन 23.7% थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन इसमें 250 गुना जो है वो कमी हुई है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो महंगाई में कमी हुई है, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी हुई है, और इसका अगर समर आम आदमी तक पहुंच रहा है तो ये असल बात है और यही होना भी चाहिए। लेकिन एक और हमने जो फिनोमेनन जो उसमें ऑब्ज़र्व किया है कि जो साथ साथ चीज़ें चलती हैं कि जब भी पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी आना शुरू होती है, साथ ही तरह तरह के वाक़यात शुरू हो जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में सियासी इंतशार के हवाले से हो या पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो अपने जो है दोबारा से सर उठाना शुरू करते हैं। हमने देखा कि जब हमारी इकनॉमिक रिकवरी शुरू हुई, इसके साथ ही दहशतगर्दी की एक नई लहर ने हमारे मुल्क में जो है वो असर करना शुरू कर दिया, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में। तो क्या ये एक सोची समझी ये मंसूबा बंदी है कि जिसके तहत पाकिस्तान में अगर कोई काम बेहतर या ठीक होने जा रहा है तो साथ ही उसको साबोटाज कर दिया जाए, उसको ख़राब कर दिया जाए और मुख्तलिफ हीलो बहानों से पाकिस्तान को तरक्की ना करने दी जाए? इस पर आज गुफ्तगू करते हैं। लेकिन ये महंगाई कैसे कम हुई, क्यों कम हुई, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे और आगे क्या ये वाकई सस्टेनेबल है, इसको हम बरकरार रख सकते हैं, क्या ये मज़ीद इसमें कमी आएगी? और आम आदमी जो कंप्लेन कर रहा है, चाहे वो अपने बिजली के बिलों के हवाले से हो या अशिया खुर्दनोश के हवाले से, इसके बाद उसकी ये सारी की सारी जो तकालीफ हैं, उसके खदशात हैं, उसकी जो ये शिकायत हैं वो दूर हो जाएंगी, कैसे होंगी, इस पर बात करते हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन करी है नौशीन इफ्तिखार साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आपका महताब हैदर साहब तज्ज़ियाकार हैं, माहिर माशियात भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खालिद वहीद साहब सीनियर इकोनॉमिस्ट, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो जैसे तज्ज़ियाकार हैं और दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं सिंध हुकूमत में, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। महंगाई की शरह कम हो गई, इसका ये मतलब हुआ कि आम आदमी आपसे खुश है या नहीं? बहुत शुक्रिया आपका शहजाद रज़ा साहब, आपने आज मैं इनवाइट भी किया और मुझे भी, मैं पहले तो अल्लाह का जी बहुत शुक्र है कि हमने आवाम से जो एक डिलीवरेंस का वादा किया था हम उसकी तरफ गामज़न हैं, और माशी जो ये स्टेबिलिटी जिसकी तरफ हम चल पड़े हैं, और इंशाल्लाह जो 3 साल के बाद हम आज सिंगल डिजिट जो है इन्फ्लेशन जो कि 9.6% हो गई है, तो मेरा ख्याल है इसका क्रेडिट जो है इस मुल्क के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो एक मुसलसल जद्दोजहद और काविश है, ये सेहरा उनके सर सजता है। उन्होंने बहुत मेहनत की है और पीडीएम के साथ हमारी कोalition गवर्नमेंट के साथ सब ने जो है अपना हिस्सा भी इसमें डाला है, जहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई लेकिन जो कि बहुत सख्त भी थी। IMF के बाद, उसके प्लान के बाद हमें कहीं जो है पेट्रोल की कीमत भी बढ़ानी पड़ी, इलेक्ट्रिसिटी की कीमत भी बढ़ानी पड़ी, उसके बाद टैक्स नेट को भी हमने जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ाया। लोगों को मुश्किलात का सामना तो करना पड़ा, लेकिन शुक्र है कि मुल्क दिवालिया होने से बच गया। तो आज ये जो चीज़ें रिवर्स हो रही हैं, ये एक इन्फ्लेशन में आप एक डाउनवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं, तो ये सब उसी की बदौलत है जो कि हमें सख्त फैसले लेने पड़े। आज मैं अगर बात करूँ तो हमने प्राइम मिनिस्टर ने जो इतनी मीटिंग्स वो करते हैं कंडक्ट, और उनकी उस कैबिनेट ने जो डिसीजंस लिए हैं जिनमें हमारे 18th अमेंडमेंट में जो रिवॉर्ड सब्जेक्ट के बाद इन्होंने अब किए हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स को इन्होंने जम करना शुरू कर दिया है, फिर डिजिटलाइजेशन की तरफ हम चल पड़े हैं, उसके बाद हमने जो नेट एक्सेस को बढ़ाया, उसके बाद इवन विद इन द नेशनल जो है हमारी असेंबली में हमारे स्पीकर साहब ने जो कि इकोनॉमिक बर्डन जो क्रिएट कर सकते थे, हमारे एक्स्ट्रा ट्रेवल्स थे, जिस तरह लिमिटेड मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो मेरा ख्याल है ये सब कुछ जो है ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ। ये सस्टेनेबल है, ये रहनी तो चाहिए। अगर ये हम मज़ीद इसको 4-5 महीने इसको कंट्रोल कर पाते हैं इन चीज़ों के साथ, तो आई होप कि इसकी जो शरह है इन्फ्लेशन की उससे भी कम हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसमें फेयर्स क्या हैं, आप कर पाते हैं? यू डोंट साउंड कॉन्फिडेंट। नहीं, हम कर रहे हैं। तो आप देखें ना, 40% आपकी कमी हुई है आपकी जो है इन्फ्लेशन रेट में। आप सिंगल डिजिट पे 3 सालों के बाद आए हैं। पिछली गवर्नमेंट की जो कि एक मुजरिमाना गफलत थी और उसके जो एक अवाम दुश्मन पॉलिसीज थी, उनके बाद आपने हाल देखा है कि महंगाई की जो रिकॉर्ड जो थी इजाफा उसमें हुआ है। तो अगर अब चीज़ें बेहतरी की तरफ आई हैं, आपकी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में जो कमी आ रही है,
14 रुपये आपका रिलीफ आपको बिजली का दिया गया है, तो इसका ये मतलब है कि मुल्क जो है वो बेहतर हो रहा है, एक सवाल इकोनॉमिकली स्टेबल हो रहा है। कि शायद आप लोगों का भी सबसे ज़्यादा कंसर्न या फोकस है कि बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ दिया जाए, जो कि आपने दिया भी और आप चाहते हैं कि उसकी कीमतें भी कम हो। ये कैसे पॉसिबल होगा? इसके लिए भी कोई हिकमत? देखें जी, हमारा एक डेवलपमेंट फंड जो था उसकी एक अमाउंट में डिक्रीज़ किया गया, ताकि लोगों को जो एक अभी का जो उनको अवेलेबल, हमने ये एक 14 रुपये का रिलीफ दिया है उनके बिजली के बिलों में, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि सख्त फैसलों के बाद अवाम ने सफ़र तो किया है, लेकिन अगर अवाम को हम ये चीज़ों पे आमादा ये अवाम ना होती, जिस तरह आज रिटेलर चीख रहा है कि हमें टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन एक बैलेंस बनाने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म तो चाहिए था ना कि हर एक जो टैक्स पेयर है उसका बर्डन जो है वो सब के लिए बैलेंस करे। कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, कुछ जो हैं वो बिल्कुल टैक्स की जद में नहीं आ रहे, तो हर सेगमेंट को साथ लेके चलना जो है वो हमारी जिम्मेदारी भी है और लोगों को भी जो है वो इसका वेलकम करना चाहिए। वेरी राइट। मेहताब हैदर साहब, ये जो महंगाई की शरह में कमी हुई है, ये खुद ब खुद हो गई है, इसके पीछे कोई मेहनत की गई है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो इन्फ्लेशन ने पीक किया था 38% तक पहुँच गई थी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। उसके बाद ये डिक्लाइन की तरफ आई और अभी 9.6% है। एक तो इसके अंदर बेस इफ़ेक्ट है। बेस इफ़ेक्ट से मुराद ये है कि अगर आप किसी चीज़ को 23.7% के ऊपर 9.6% जब उसको मेजर करेंगे तो रेट ऑफ इंक्रीज में कमी वाकई हुई है। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे आगे जो करने वाला काम है आप, वो ये है कि अभी आप इस टाइम देखें तो पॉलिसी रेट पाकिस्तान में 19.5% है। ये 22% हुआ करता था, इसमें थोड़ी सी कमी हुई है। लेकिन अगर हमने वाकई एक ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट करनी है ऑन अकाउंट ऑफ डेट सर्विसिंग, क्योंकि पाकिस्तान का उस पे आते हैं कि करनी क्या है, फ्यूचर में क्या करना चाहिए। क्वेश्चन इज दिस कि ये जो हो गया है अब, ये खुद ब खुद हो गया है या इसके पीछे कोई मेहनत थी? नहीं, देखें, एक तो मैंने आपको बताया बेस इफेक्ट है, बेस इफेक्ट की वजह से ये हुआ है। लेकिन आप ये देखें ना, करेंसी स्टेबल हुई है, IMF का प्रोग्राम हुआ है, तो ये काम तो हुआ है। अगर कोई इससे इनकार करे तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक बात नहीं कर रहा। यानी ये इकदामात केयर टेकर्स ने भी और इस हुकूमत ने भी आके इनको किया है कि उन्होंने पिछला IMF का प्रोग्राम कंप्लीट किया जो 9 महीने का था, इन्होंने आके उसके साथ एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है। यहाँ तक तो बात ठीक है, आगे से हमने बहुत ज़्यादा काम आगे करने वाला है। एक बात मुझे करने की इजाज़त दें, ये जो प्राइसेस में कमी हुई है ये बेसिकली फूड इन्फ्लेशन के अंदर कमी हो रही है। अगर आप इसकी जाके देखें निटी ग्रिटी के अंदर, तो आप ये देखें कि वीट की कीमत कम हुई है, खाने पीने की बाकी चीज़ों की प्राइसेस कम हुई हैं, पोल्ट्री, पल्सेस, जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें, बिल्कुल। तो बुनियादी तौर पे फूड इन्फ्लेशन जो है ना, उसका जोर टूटा है। उसकी वजह नहीं, लेकिन फूड इन्फ्लेशन भी तो लिंक्ड है ना आपके दीगर अवामिल के साथ। मिसाल के तौर पे ट्रांसपोर्टेशन है, एक सब्जी जो है वो इंटीरियर पंजाब या सदर्न पंजाब से आनी है यहाँ पे, तो उसमें एक कॉस्ट लगनी है। तेल की कीमत ज़्यादा होगी तो सब्जी की कीमत ज़्यादा होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फूड इन्फ्लेशन दो चीज़ों से, एक तो इम्पोर्टेड जो प्रोडक्ट्स थी, आप ये देखें कि हम पिछले सालों में कुछ $10 बिलियन की चीज़ें इंपोर्ट करते थे फूड की सिर्फ, जिसमें हम वीट भी इंपोर्ट कर रहे थे, शुगर भी इंपोर्ट कर रहे थे, पल्सेस भी कर रहे थे, पाम ऑयल भी इंपोर्ट कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे थे। तो पिछले साल आपने देखा कि एग्रीकल्चर में वीट की प्रोडक्शन हिस्टोरिक हुई। हमारी जो कॉटन है उसकी प्रोडक्शन पिछले सालों के मुकाबले में पिछले साल के अंदर बेहतर हुई, बल्कि पिछले साल की सारी ग्रोथ ही एग्रीकल्चर की वजह से। अब ये इसको सस्टेन रखना कितना इंपॉर्टेंट है। क्या अगले साल वीट ग्रोअर जो है वो बोएगा और इसके साथ कॉटन और बाकी चीज़ें इसी तरह से होंगी, ये ना हो कि हम दोबारा से इंपोर्ट्स के ऊपर जो है वो चले जाएं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये फूड इन्फ्लेशन में कमी आई, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आप देख रहे हैं? क्योंकि असल चीज़ तो ये है कि जैसे नौशीन साहिबा भी अभी बात कर रही थी कि आम आदमी, वो जो सम्राट हैं वो आम आदमी तक पहुंच रहे हैं और सही तौर पे पहुंच रहे हैं और आगे भी पहुंचते रहेंगे। देखें, इंडिकेटर्स जो है ना आपके मैक्रो लेवल पे वो इम्प्रूवमेंट शो कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात ठीक है कि जब तक वो ट्रिकल डाउन नहीं होता माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में, आम आवाम उससे खुश नहीं होती, तो उन इंडिकेटर का ट्रू सेंस में जो है वो फ़ायदा नहीं होता। इसको आपने सस्टेन करना है। एक बुनियादी वजह जो इन्फ्लेशन कम होने की है वो ये भी है कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकली जब भी इन्फ्लेशन आता है वो मोस्टली, जैसे ये खबर है, जैसे मेहताब साहब भी बात कर रहे थे कि वो फूड इन्फ्लेशन में कमी हुई है,
तो कमी का मतलब यह है कि जो आम आदमी चीज़ें ख़रीद रहा है, अशिया खुदरनोश, उसमें कमी है, वो कम पैसे दे रहा है जो गुज़िश्ता साल दे रहा था इसी महीने में, तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो आ गया ना। देखिए ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ गया, इसको प्रसिस्ट करना, आपने प्रसिस्ट देखना, इसको आप ये देखें कि इसकी वजह क्या है। इसकी मतलब एक आइंदा भी महीनों सालों तक ये जारी रहेगा, ये आप ये कह रहे कुछ अरसे तक जारी रहेगा Right. लेकिन ये आपका डायरेक्टली लिंक्ड है आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ। आप एक इन्फ्लेशन कम होने की एक कलीदी वजह ये भी है कि जो आपका ग्लोबल कमोडिटी साइकिल है उसमें भी जो है वो डिक्रीज़ आया है। आपका रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो था उसकी वजह से जो एकदम ग्लोबल प्राइसेस में इंक्रीज़ था वो भी थोड़ा सा संभल गया है, स्टेबल हो गया। Conflict तो उसकी अभी भी वजह सर से चल रहा है। उसकी वजह से आपका जो इफेक्ट है एक्सटर्नल प्राइसेस का वो अब अच्छा, आपके एक इधर डोमेस्टिक डिस्पैशनिस्ट एनालिसिस करें आप, मुझे बताएं कि रीजनल या ग्लोबल सिचुएशन इस वक्त कौन सी ऐसी है कि जो हमारे हक में है और उसके बाद हम जो है ना ये बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये आप नहीं समझते कि ज़्यादातर ये इंटरनल फैक्टर्स हैं, शायद हमारी पॉलिसीज़ हो सकती हैं, हमारी वो क्रॉप्स हो सकती हैं, या उसके बाद जो सैलाब के बाद अवामिल जो है और सारा जो मेहताब साहब बात करें वो हो सकता है। देखिए इसको आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को जब तक आपके इंटरनल फैक्टर स्टेबलाइज नहीं होते आप उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। मेहताब साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि आपने अपनी करेंसी को स्टेबल रखा है, हमने अपने IMF प्रोग्राम को निगोशिएट किया है, हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो अच्छी हुई है, तभी जाके जो एक्सटर्नल फैक्टर बेहतर हो रहे हैं। कीमतों में जो आसान गिरावट लफ्ज़ों आ में रही जो है इस वक्त वो हुकूमत की पॉलिसियां हैं, अगर इस पे वो कारबंद रहें, इसको इनको जारी रखें अगले आने वाले महीनों या सालों में, तो ये दुरुस्त हैं, ठीक रहेंगी, इससे मज़ीद बेनिफिट मिलेगा आम आदमी को या नहीं? देखिए आपने इसको प्रसिस्ट करना है। यही हमारी हिस्टोरिकली यही चीज़ जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाती है कि पॉलिसी की जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार नहीं रहती। हम एकदम से गवर्नमेंट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। गवर्नमेंट इज़ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। द राइट कोर्स इज़ कि हम इसी कोर्स पे जो है वो चलते रहें। तब जाके इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट आप ये बात कर रहे हैं। एज अ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट मैं ये बात कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ को कंसिस्टेंटली लेके जाना है ताकि आपके जो एक्सटर्नल सूरत बेहतर हो रही है वो आपके डोमेस्टिक उसमें वो चलती रहे और हम फिर अपने उस पर कैपिटलाइज करें और कैपिटल को बिल्ड करें। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, अभी ये तो मईशत की बात हो रही थी, लेकिन जैसे मैंने पहले अपने इब्तिदाइया में भी अर्ज़ किया कि जब भी पाकिस्तान की मईशत बेहतर होने लगती है, उसके समरात आम लोगों तक जाने लगते हैं, तो कोई ना कोई इशू खड़ा हो जाता है। अब हमने देखा कि टेररिज्म में जितनी एकदम से इंक्रीज़ आई है बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी, अदरवाइज़ भी, और जो रिपोर्ट्स आपने भी आज पढ़ी होंगी कि किस तरीके से एक बतदरीज उसमें बहुत खातिर खा इजाफा हुआ है। तो ये इजाफा हम इसको सिर्फ एक मतलब कोइंसिडेंस कह के या समझ के इग्नोर कर दें, या हम इसको समझें कि ये बाकायदा एक सोची समझी साजिश होती है कि जब भी पाकिस्तान में कोई इस किस्म की रिकवरी शुरू हो, साथ ही प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाए? देखें, ये एक बिल्कुल डेलिब्रेट एफर्ट है। द इशू इज कि द मोमेंट सीपैक पे डेवलपमेंट शुरू होती है, गवर्नमेंट ने आके बड़े पॉजिटिव स्टेप्स लिए और सीपैक को बड़ी तेजी चलाना शुरू किया। चाइनीज का भी कॉन्फिडेंस रीगेन हुआ, and that is the time they decided कि let's upgrade the terrorism in Pakistan। और मेन इशू जो उसका है वो है बलूचिस्तान। जब भी बलूचिस्तान के जैसे इंसिडेंट्स हुए, आप उससे अंदाजा लगाइए कि जिस वक्त जब आप इन्फ्लेशन की कर रहे हैं, इकोनॉमी रिवाइवल हो रही है, उसके बाद आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के चांस नजर आ रहे हैं, बेहतर हालात हो रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट इज नॉट डिजायर्ड बाय आवर हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड इंडिया। इसलिए कि देखिए, पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री। नंबर 3, हमारी फौज बहुत लड़ाका है। नंबर 4, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अहम है, और पर्टिकुलरली बलूचिस्तान और गवादर पोर्ट। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे, विल नॉट कम अंडर प्रेशर आई में बढ़ One question, sir. तो दिस इज द थिंग दे डोंट वांट। One दे question. डोंट वांट कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली Fine. रिवाइव करे, ठीक। सर्वाइव करे, और ठीक। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम। सो इसलिए ये सब अपग्रेड हुआ। लेकिन पाकिस्तान की कौम इकट्ठी हो जाती है, कौमी यकजहती होती है, दे स्टैंड बिहाइंड आर्म्ड फोर्सेस, आई एम श्योर कि मुल्क से खत्म कर अरे सर, ये सकते हैं। जरा फरमाइएगा ब्रिगेडियर साहब कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा के, पाकिस्तान को तबाह करके, पाकिस्तान को बकौल उनके अफगानिस्तान बना के भारत को क्या फायदा होगा? देखें, इंडिया की थ्रू आउट पॉलिसी है कि they want to have hegemonic design in this region, and they consider Pakistan as a stumbling block. It's very clear. और अभी वो मिजरेबली फेल हो गए हैं। आप देखें, नेपाल इनसे निकल गया, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, एंड पाकिस्तान इज ऑलरेडी आउट ऑफ इट। सो ये उनके डिजाइन में पाकिस्तान रिमेन स्टम्बलिंग ब्लॉक। वो कहते हैं पाकिस्तान को क्रश करो, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी अनस्टेबल करो, और उसके साथ पोलिटिकली भी करें कि आप खुदा न खासा बलूचिस्तान में जो करें किसी तरीके से बलूचिस्तान को अलहदा कर दे। दिस इज व्हाट दे वांटेड। इसके लिए
बात यह है कि हमें एक तो मुल्क में टेररिज्म खत्म करनी है। टेररिज्म तब खत्म होगी जब मुल्क इकट्ठा होगा, हमारी पूरी कौम इकट्ठी होकर इसे लड़ाई करेगी। देखिए, चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम ने बड़ी दफा बात की है कि दहशतगर्दों को तो हम मारते रहेंगे एंड वो ठीक। इन्फिल्ट्रेट करके आते रहेंगे। अच्छा, लेकिन मैंने ना ये दहशतगर्दी थोड़ा सा खत्म करनी है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सर सवाल किया था, वो ये था कि अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के बैकयार्ड में है, एक अनस्टेबल कंट्री है, लॉलेस कंट्री है, उसका नुकसान पाकिस्तान को होता है। वहाँ स्टेबल गवर्नमेंट होती, एक नॉर्मल गवर्नमेंट होती, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती, तो पाकिस्तान के फेवर में ये बात जाती। अगर भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान का भी हाल यही हो जाए, तो भारत को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि पाकिस्तान को तो अफगानिस्तान के इस हालत में होने से नुकसान है। नहीं, देखें, बात यह है कि इंडिया इज बीइंग यूज्ड एज अ प्रॉक्सी बाय अमेरिकन, लेट बी वेरी फ्रैंक। और वो चाइना के खिलाफ भी उसको इस्तेमाल करते हैं, लद्दाख में भी इस्तेमाल करते हैं, साउथ चाइना सी में जहाँ का डिस्प्यूट है चाइना से, इन इंडियन ओशन से आगे जाके, जहाँ से वो ये कंप्लीट साउथ चाइना सी के अंदर जाके प्रॉब्लम है, वो उसके लिए यूज़ करते हैं। सेकंड ये कि पाकिस्तान को, वो न्यूक्लियर कंट्री को कभी नहीं चाहते कि वो प्रॉस्पर करे इकोनॉमी के लिए। उनके पास कौन सा टूल है? इट्स ठीक। ओनली वन इंडिया। सेकंड, अफगानिस्तान डिस्टर्बेंस रहेगी तो बलूचिस्तान में डिस्टर्बेंस रहेगी, मीन सीपैक नहीं बनेगा। अच्छा, एक और चीज समझ नहीं आई मुझे, वो ये कि जब हम कहते हैं कि अमेरिका भारत को एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है टू कंटेन चाइना, तो जो $80 बिलियन प्लस ट्रेड है बायलैटरल बिटवीन चाइना एंड इंडिया, उसको अमेरिका अभी तक क्यों नहीं बंद करा सका? देखिए, इसलिए कि वो इंडियंस, दे आर डूइंग ए बिजनेस, अपनी जगह चल रहा है चाइना के साथ, चाइना के लैंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस उनके साथ चल रहे हैं। दिस इज व्हाट इज द चाइनीज पॉलिसी। ओके, दे वांट इकोनॉमिक तरक्की, इकोनॉमिकली दे वांट टू गो अप एंड कीप राइट दूसरे डिस्प्यूट साइड पर, इसलिए वो चलता है। देखें, आपके सामने अफगानिस्तान में व्हाट हैज हैपेंड, अमेरिकन को इन्वॉल्व हुए, लिबिया में गए, इराक में गए, अभी यूक्रेन में, चाइना की इकोनॉमी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक। दैट इज व्हाट इज सक्सेस। इसलिए वो अभी भी चाहते हैं कि लड़ाई अपनी जगह, आप अपनी इकोनॉमी तरक्की करें। अमेरिकन इंडिया को नहीं रोकते, इंडिया साफ इनकार कर देगा, इंडिया इज एक्चुअली बिग बिजनेस विद चाइनीज, बट ऑन द अदर साइड वो उसको यूज करते हैं। is there a lesson to be learned, Brigadier साहब, is there a lesson to be learned कि despite being the worst enemies, China, India, they can trade, यानी कि वो काम कर सकते हैं? फ्रांस और जर्मनी की मिसाल पुरानी है, लेकिन रिसेंट हिस्ट्री में हमारे साथ, मतलब कंट्रेवरी उसमें हमारे पास इंडिया और भारत की मिसाल सामने है, इंडिया एंड चाइना की। देखिए, उसमें अब आप ये देखें कि ठीक है डिस्प्यूट है, लेकिन पाकिस्तान को भी ये देखना है कि अभी आपके सामने जयशंकर ने क्या स्टेटमेंट दी है। 370 जो उन्होंने किया था, रिवोक किया था, वो उन्होंने कहा जी अब इम्पोज्ड है, डन है, मतलब दे विल नॉट टॉक ऑन दिस। इफ यू, इंडिया इज नॉट टॉकिंग ऑन कश्मीर एंड इंडिया वांट्स टू हैव अ बायलैटरल रिलेशन विद ट्रेड, इसका मतलब कि आपने इंडिया, कश्मीर के ऊपर इंडिया का जो कब्जा था वो एक्सेप्ट कर लिया, इसके ऊपर पाकिस्तान विल नेवर एक्सेप्ट। दैट एग्जैक्टली वाज नॉट अ क्वेश्चन। मैं बिल्कुल नहीं आपसे पूछा कि भारत और पाकिस्तान की जो है तिजारत होनी चाहिए, लेकिन मैं वैसे आपसे गुजारिश की थी। वापस आता हूँ आपकी जी जी जी, पॉइंट आई कैन अंडरस्टैंड, मैं वापस आपकी जाने आता हूँ। नौशीन साहब, ये फरमाइए कि आप जब आए PDM में, और आप भी, और आपने बार बार ये कहा कि हमने रियासत को फौकियत दी है, सियासत को हमने कुर्बान कर दिया है, ये सियासत को कुर्बान किया, रियासत हमने बचा ली। सो अब जो इंडिकेटर्स हैं, इसका मतलब है कि सियासत भी अब बच जाएगी या नहीं? बिल्कुल जी, सियासत भी बचनी चाहिए मुल्क में। एक अगर आपका चाहिए जाएगी, चाहिए होगी ना, क्योंकि देखिए अगर आपके मुल्क का आप एक डेमोक्रेसी आपकी मजबूत है तो ही आपका एक मुल्क तरक्की करता है। आपके खाली हर इदारे का अपना अपनी एक डोमेन है जिसमें वो रहकर आपके मुल्क के साथ आपके बाजू बन के वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो फिर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो आपको लीड करता है। अभी आप बात कर रहे थे ये एक सवाल, लेकिन आपकी बात से मैंने कहा, आप जब ये बात आपने की है तो इसका हम तो ये यकीन करते हैं कि हर इदारा इस वक्त अपनी डोमेन में रह के आईने पाकिस्तान के तहत काम कर रहा है। आप लोगों का क्या बिलीफ है इस पर? बिल्कुल ठीक है, वो चल भी कर रहा है। कर भी रहा है, सब मिलकर ही पाकिस्तान को देखें ना। अगर आप ये कुछ, अगर हम सब मिलकर नहीं काम करते तो 9 मई का वाकया जो इस मुल्क के लिए एक स्याह दिन की मानंद है, तो उसके बाद क्या हशर होता मुल्क का। फिर आप बांग्लादेश को भी आपने देखा है रिसेंटली। बात यह है कि आपने अभी बात की कि जब भी मुल्क इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है तो बाकी तमाम जो एंटी स्टेट लोग हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो एक रिलक्टेंस और एक जो एक हिंड्रेंस पैदा करना चाहते हैं इस मुल्क की तरक्की के लिए। उसमें हमें तो चारों तरफ से फिर जो है वो लोग जो घेर लेते हैं, जिसमें इंडिया भी है, जिसमें अफगानिस्तान की भी प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में भी ऐसी इंसर्जेंसीज जो हैं वो IPPs और वो मिसिंग पर्सन के नाम से चल पड़ती हैं, और जिनको बाद में जो है मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए बैरूनी ये तो 2 तरफ होगी ना, बाकी 2 कौन सी हैं? बस ये सारी अब आपको बता दिया मिलजुल के जो चल रही हैं, 3-4 तो मैंने बता दिए, मेरा ख्याल है कोई एक मिस हो गई है तो आप समझ सकते हैं। आपका इशारा कोई सियासी नहीं, बिल्कुल भाई, वो जो सियासी एक कंपनी है जिसने मुल्क का जो है वो सुकून एक दफा तबाह करने की कोशिश की है। देखिए, मजहब कार्ड के नाम पे आपने एक दफा पूरी
आवाम को गुमराह कर दिया। अक्सर जब हम बचपन में थे तो मेरा अपनी पेरेंट्स से क्वेश्चन होता था कि ये लोग जो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, ये जो खुदकुश बम्बारमेंट होते हैं, ये किस तरह ऑपरेट करते हैं। तो वो मुझे 9 मई के वाक़े के बाद जो है मुझे कुछ उसका आइडिया हुआ है कि आप जब ब्रेन वॉशिंग करते हैं एक निज़ाम के अगेंस्ट जाके, आप उसमें से खामियां निकाल के ही लोगों को बताएंगे, अपने मुल्क की अच्छी बातें नहीं बताएंगे और सिर्फ अल्फाज वो चुनेंगे जो कि आपके बच्चों के माइंड्स को पल्यूट कर रहे हैं। तो उसका वाक़या हमने 9 में देखा हुआ है। तो फिर उससे आइडिया हो जाता है कि एक आदमी इमरान खान जो कि इस मुल्क में सिर्फ इंतशार और फितना फैलाता रहा है और इस गुमराही तक ले आया कि लोग अपने ही स्टेट के खिलाफ आके उठ के जो है वो लड़ना शुरू हो गए। और उसका देखते हैं आप, तालिबान का देखें आप कि 40,000 तालिबान को जो है वो रिहैबिलिटेशन के नाम से जो है वहाँ से जेलों से छुड़ाया गया और बाकी दीगर जो हैं हमारी ये दहशतगर्द जमातें, उन लोगों को लाया गया गुड और बैड उसमें करके उस थेरी में। उससे क्या हमें मिला कि अपने मुल्क में आप, वही बात है कि अपना घर वाले जो है वो भूखे रहे और मेहमान को आप जो है वो खाना खिला रहे हैं और मेहमान भी वो कि जो आपकी चोरियां करके भाग जाएं। पहले 16 महीने पीडीएम की गवर्नमेंट रही, उसके बाद इलेक्शन के नतीजे में आपकी हुकूमत आ गई, तो वो पॉलिसी जो थी वो रिवर्स हो गई है या नहीं? बिल्कुल, हमने तो जी हम उसके अगेंस्ट हैं और उनको अब रिवर्स हो गई कि नहीं? रिवर्स हो रही है। और इस पे जब एपीसी के दोबारा वेट भी हो रहा है, क्योंकि आप देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में जब हम टेररिज्म पे काम करते थे 2008 से लेके 2018 तक, जिसमें कई ऑपरेशंस भी हैं, जिसमें ज़रबे अर्ज़ भी रहा, उसमें दारुल जो है वो फसाद भी रहा, उसमें हम लोगों ने मैक्सिमम यही कोशिश की और टेररिज्म भी जो है वो जीरो पे चला गया था। लेकिन 2018 के बाद एक टेररिस्ट को आपने वज़ीर आज़म बना दिया और वो उसके आने के बाद जो पॉलिसीज़ में चेंज आए हैं उससे मुल्क को बहुत। तो एक शख्स है कि जो है तो पाकिस्तानी, लेकिन वो आप बकवाल आपके कि जैसे ब्रेन वॉशिंग की, खुदकुश बम्बार की, उसी तरह की वो एक ब्रिगेड क्रिएट कर रहा है या कर रहा है, कर चुका है या करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ आप मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं। तो ये पॉलिसी क्या है फिर? मेरा नहीं ख्याल इमरान खान के साथ कोई मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि आप गद्दार आप के तो साथ कहते हैं कि 9 मई पे माफी मांग ले तो मुज़ाकरात नहीं। देखें, 9 मई के वाकया कोई एक छोटा वाकया नहीं है। आपको रियासत जो है वो माँ जैसी है। चलें, आपकी रियासत, आपका प्रोग्राम का नाम भी रियासत है, वो माँ जैसी है। आसान लफ्जों में अगर वो कल कहते हैं कि जी मैं माफी मांगता हूँ 9 मई के वाकयात पे, तो फिर आप उनसे मुज़ाकरात मेरा कर ख्याल है लेंगे? कि इस मुल्क में गद्दारी की माफी नहीं होनी चाहिए, मेरा ख्याल है। जैसे ये तो फिर आपकी ईमान की भी कमजोरी है। कल डिफेंस मिनिस्टर साहब बोल रहे थे असेंबली में, उन्होंने बोला कि भाई माफी मांगे तो मुज़ाकरात नहीं, माफी, मुल्क के साथ गद्दारी की कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं, कोई माफी और नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये मैं सबके लिए यकसा है। ये एक जो है इसका, इस पे सख्त एक जो है ना पॉलिसी भी तैयार होनी चाहिए कि गद्दार के लिए, चाहे वो किसी भी महकमे से हो, किसी भी मजहब का हो, लेकिन अगर वो पाकिस्तान का दुश्मन है तो वो इस मुल्क का जो गद्दार और दहशतगर्द, वो उसको सजा मिले। कोई मतलब ऐसे पॉलिसी हो जानी चाहिए, डिक्लेयर हो जानी चाहिए। बिल्कुल सही, सही, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपने बात की। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात करें पाकिस्तान में माशी बहाली और उसके साथ साथ जुड़े दीगर वाक़यात की कि किस तरीके से पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान में ये इकनॉमिक रिकवरी का जो ये अमल शुरू हुआ है ये रुक जाए या सुस्त रवि का शिकार हो जाए। सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, मेहताब हैदर साहब, डॉक्टर खालिद वलीद साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेहताब साहब, अब महंगाई की कमी, हुकूमत के फ़ैसले, IMF का प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें साथ हैं। अब अल्टीमेटली आगे फोकस क्या करना पड़ेगा? बजट आपने दे दिया है, अब उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। आगे आप क्या समझते हैं कि ये अगला जो साल है ये सख्त फैसलों का साल है या जो रिलीफ है वो आवाम को दिया भी जाएगा? कोई स्पेस आपको निकलती नज़र आती है? देखिए, बुनियादी तौर पे इस टाइम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है IMF के साथ 12 जुलाई को। उसके बोर्ड की अप्रूवल लेनी अभी बाकी है। ठीक। तो $7 बिलियन का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है वो तवक्को ये की जा रही है कि सितंबर के अंदर ही उसकी अप्रूवल हो जाएगी। ठीक। 9 सितंबर तक IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का कैलेंडर आ चुका है। अभी तक पाकिस्तान उसके ऊपर नहीं है, उनके कैलेंडर के ऊपर, लेकिन ये तवक्को की जा रही है कि हमने 2 काम करने हैं। एक तो $12 बिलियन की हमने रोल ओवर लेने हैं सऊदी अरेबिया से $5 बिलियन, $4 बिलियन चाइना से और $3 बिलियन UAE से। इसके अलावा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप है $2 बिलियन का। उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ, और कमर्शियल फाइनेंसिंग के लिए $800 मिलियन की रिक्वेस्ट है। लेकिन इंटरेस्ट रेट इंटरनेशनल मार्केट में भी नीचे आ रहे हैं।
अभी आप देखें कि फेड के जो रिजर्व है उसकी नेक्स्ट इसी मंथ के दौरान पॉलिसी है, रेट आना है। पाकिस्तान में भी पॉलिसी रेट आना है इन नेक्स्ट 2 वीक्स। तो अभी तो ये है कि ये पॉलिसी रेट इंटरनेशनल हम मार्केट में हुकूमती भी सतह पे जाके अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो कर्जे हैं उनको रोल ओवर कर दें, यानी कि आज ना लें कल ले लें, उस पर हमें थोड़ी 1 साल के लिए रोल ओवर कर रहे हैं, मतलब और एडिशन भी मांग रहे हैं। क्वेश्चन इज दिस कि हम बाहर जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारे अपने लोग हैं, जिसमें ताजर हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ग्रोअर्स हैं, शायद और बाकी बहुत सारे लोग हैं उसमें, कि जिनके ज़िम्मे एक वाजिबुल अदा टैक्स है कि जो अगर वो दें तो हमारी मईशत में और ज़्यादा बहाली आएगी, बेहतरी आएगी। सो बजाय इसके कि हुकूमत उनसे दरख्वास्त करे या उन पर सख्ती करे, तो आप नहीं समझते कि उनका अपना फ़र्ज़ है कि हम बाहर जाके अगर किसी से रिक्वेस्ट करें और उनसे दरख्वास्त करें तो हम दें और किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं कुछ कर देखिए 2 अकाउंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, एक एक्सटर्नल अकाउंट है, एक इंटरनल अकाउंट है। अल्टीमेटली वो दोनों जाके आपस में मिल ज़रूर जाते हैं, लेकिन अभी फौरी तौर पे जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप है उसमें 2 तरीके हैं। या तो नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज क्रिएट किए जाएं, वो एक्सपोर्ट्स के ज़रिए हो सकते हैं, वो रेमिटेंसेस के ज़रिए हो सकते हैं। अभी आपने देखा कि रिसेंटली ECC ने रेमिटेंसेस को बूस्ट अप करने के लिए जो एक्सचेंज कंपनीज और बैंक्स हैं उनके रेट्स को रिवाइज किया ताकि 10% की ग्रोथ वहाँ पे हासिल हो सके। उस सारे को सामने रखते हुए IMF ये समझता है कि $2 बिलियन का गैप अभी मौजूद है एक्सटर्नल अकाउंट में। ठीक, उसके लिए अभी हम फ्रेंडली कंट्रीज के पास फौरी तौर पे हमारे पास कोई हल नहीं है इसके अलावा कि हम जाएं और कमर्शियल लोन्स लें। ठीक। ये जो इंटरनल अकाउंट की बात आप कर रहे हैं, इसमें ये जो रिटेलर्स की स्कीम है, आज भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है और बिल्कुल ठीक कहा है कि वो किसी सूरत में उससे पीछे नहीं हटेंगे और पीछे हटना भी नहीं चाहिए। आप मुझे बताएं, रिटेलर्स और होलसेलर्स 44% कंट्रीब्यूशन है उनकी इकॉनमी के अंदर और 1% टैक्स देते हैं, 1% से भी कम टैक्स देते हैं, 1% कंट्रीब्यूशन है उनकी। पाकिस्तान में सैलरीड क्लास 375 अरब रुपया टैक्स दिया पिछले साल, इस साल टैक्स रेट्स में इजाफा हुआ, 450 अरब रुपया टैक्स देना है। रिटेलर्स जो टियर 1 के रिटेलर्स हैं उन सब ने मिलकर, टियर 1 से क्या मुराद? टियर 1 से ब्रांडेड जो शॉप्स हैं, मतलब जो लाखों रुपए रोजाना के कमाते हैं, ऑफ कोर्स बड़े अंदाजन मतलब रिटेलर्स जो बड़े हैं, उन सब ने मिलके, और छोटे रिटेलर्स 2,70,000 ने अपने रिटर्न्स फाइल किए हैं। और आपको पता है टैक्स कितना दिया है? 33 बिलियन। क्यों नहीं देते? ये रेट ऑफ द गवर्नमेंट का इशू नहीं, वो तो ये रेट ऑफ द गवर्नमेंट का इशू है। वो क्यों नहीं देते? रेट ऑफ द गवर्नमेंट तो बाद में आएगी वो ना। तो देना ही नहीं चाहते। क्यों? वो तो देखें, अब ये तो सवाल ही यही है ना कि वो नहीं देना चाहते। रियासत के अंदर वो सारी सहूलतें भी लेना चाहते हैं, ठीक। तो रियासत को अपनी रेट एस्टैब्लिश करनी चाहिए। और मतलब देना अगर चाहिए। अपने हिस्से का वो टैक्स दे दें तो उसके बाद वो गरीब हो जाएंगे या कोई बहुत ज्यादा उन्हें तबाही मच जाएगी, कतन कोई गरीब दुकानें नहीं बंद हो होगी। जाएंगी, कारोबार बंद हो जाएगा। देखें, एक जो जायज बात है, ये जो ताजर दोस्त स्कीम आई है, इसमें मैं आपके सामने रख देता हूं, 100 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक है। 26,000 टोटल मार्केट्स हैं जिनकी इंडिकेटिव फेयर वैल्यू हुकूमत ने दी है। जो मैक्सिमम है सही। वो 60,000 है। और वो पता है कितनी मार्केट्स हैं? 84, 84। तो आप उस मैक्सिमम रेट पे ये निगोशिएट किया जा सकता है कि किसी का टर्नओवर शायद कम हो, ठीक ठीक। तो वो रिजॉल्व करें। डॉक्टर साहब, एक ज़रा थोड़ी सी ना ये साइकी की बात है, और क्योंकि आप इकोनॉमी को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और इकोनॉमी के लिहाज से ह्यूमन साइकी को भी आप अंडरस्टैंड करते होंगे। अगर आप किसी ऐसे ही बड़े ताजिर से या रिटेलर से बात करें तो वो बड़े फ़ख्र से कहेगा, जी मैंने इतनी ज़कात दी, मैंने इतने लोगों को हज कराया, उम्रा कराया, या मैंने इतने लोगों की जो है मदद की जब वो मुश्किल में थे। जब उससे पूछेंगे टैक्स कितना दिया तो जवाब कुछ नहीं होगा। ये क्या वजह है कि इस तरफ लोगों को क्यों नहीं लाया जाता? कि ये अपब्रिंगिंग का, एजुकेशन का, समझने का मसला है कि जिनको बताया ही नहीं गया कि टैक्स देना भी है उतनी ही बड़ी इबादत है कि जितना किसी गरीब की मदद करना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। एक ये कि जो मेंटालिटी की बात की है, और वो ग्लोबली है कि अगर आप कैपिटलिस्ट मेंटालिटी में हैं तो आपका जहाँ पे आपने कोई एग्जाम्पशन ले ली या बच सकते हैं टैक्सेस से, तो उनकी कोशिश होती है कि वो बच जाएं। वहाँ पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट भी आती है कि अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो लकूनास जो है वो निकल हम आते रहते नहीं, हम इसी सोसाइटी में रहना है। दूसरा, फिर आपको हमें शायद स्कूल लेवल से नहीं बताया जाता कि इंपॉर्टेंस क्या है टैक्स की। और तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जो टैक्स आप रेवेन्यू कलेक्ट कर लेते हैं, जब वो खर्च होने पे आता है तो वो चीज़ हमें रिफ्लेक्ट होती नज़र नहीं आती कि वो क्या एफिशिएंटली खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो आवाम को नज़र आए तो शायद ट्रस्ट बिल्ड होता है और वो फिर आप टैक्स अच्छा, इस देने पे पे लेकिन आते मेरा हैं। एक सवाल है आपसे कि आपने पाकिस्तान में रहते हैं, आप पाकिस्तानी शहरी हैं, इसके आइन को मानते हैं, कानून को मानते हैं, यहाँ रहते हुए कवानीन के मुताबिक आपने एक पैसा कमाया, चाहे तनख्वाह ली या कारोबार किया,
और उसके मुताबिक जो भी टैक्स के कवानीन है, आपका एक शरह बनती है जिसके हिसाब से आपने टैक्स देना है। आपने ये नहीं सोचना कि आपने कि उसके खर्चे, उस जो पैसा आपने दिया है उसका क्या मसरफ होगा, हुकूमत कहाँ खर्च करेगी, क्योंकि आपने तो एक आमदन कमा ली, उस पर आपका टैक्स बन गया, उसका खर्च क्या होता है ये आपका मसला नहीं है, या होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप एक जदीद माशरे में रहते हैं जिसकी बुनियाद जो है वो इंस्टीट्यूशंस पे है और वेलफेयर पे है, तो फिर आप जो है क्या वो इस ये चीज़ बात को आपको ज़रूर लिबर्टी सोचते हैं। देती है कि आप टैक्स देने से इनकार कर नहीं, दें? टैक्स देने से कोई इनकार या उसकी कोई एडवोकेसी नहीं कर रहा, इस सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जितना ट्रस्ट डेवलप होता है टैक्स सिस्टम पे और उसकी understand एक्सपेंडिचर this. उतना ज़्यादा जो है वो नहीं, आप but टैक्स कलेक्शन ये तो बात की बात आ गई ना कि खर्च ठीक हुआ गलत हुआ, लेकिन टैक्स तो आपने पहले देना है। टैक्स आपने देना है। टैक्स कलेक्ट करने के लिए आपको एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप करना होगा आपके सिस्टम पे, और उसको डेवलप करने के मेहताब लिए साहब, quickly बात करें, मैं ब्रिगेडियर असल साहब में के ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले टैक्स अपना ईमानदारी के साथ दें, फिर हुकूमत को अकाउंटेबल भी करें। इसमें मैं भी एक चीज़ कहूँगी कि इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है कि आपका मुल्क क्या कमा रहा है, आपका पता तो हो कि आपका क्या, कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है। चलें इस पे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी भी बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये भी टैक्स और इकोनॉमी की बात हो रही है, और बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में या एक्स ट्राइबल एरिया अक्सर ये बात की जाती थी कि अगर मुआशी बहाली हो जाए, वहाँ पे लोगों को जो है रोज़गार हो, कारोबार हो, दीगर अवामिल शामिल हों, तो फिर ये इसमें बतदरीज कमी लाई जा सकती है। लेकिन हमने देखा कि बावजूद इसके कि वहाँ पे काम भी हुए, लोगों के पास रोज़गार भी है और बहुत अच्छे अच्छे साहिब हैसियत लोग जो हैं हमें इस जो है वो घिनौने काम में मुलव्वस पाए गए। सो क्या ये नोशन, ये थ्योरी दुरुस्त है कि मुआशी बहाली ही सिर्फ जो है दहशत गर्दी और ऐसे अवामिल को ख़त्म कर सकती है, या और भी कुछ इसमें दरकार है? देखिए, इसमें इक्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। इट्स डेफिनेटली कि जब आप टैक्स कलेक्शन सही करते हैं लेकिन फेयर तरीके से, सिस्टमेटिक इन अ वे कि तमाम बिजनेस कम्युनिटी को ये श्योरिटी हो, कॉन्फिडेंस हो कि एवरीबॉडी पेइंग द टैक्स एज पर देयर इनकम। होता ये है कि कुछ अंडर मीन्स डीलिंग कर लेते हैं, जो अच्छे लोग हैं वो टैक्स दे रहे हैं, तो यहाँ डिस्पैरिटी आ जाती है। सो यू हैव टू इवॉल्व अ सिस्टम, ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि एवरीबॉडी कॉमन नेक्स्ट, और वो आप कानून के मुताबिक टैक्स जमा कराएं। दैट इज द मेन प्रायोरिटी जो FBR की होनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है। FBR में जो अपनी लूप होल्स हैं, आपके सेल टैक्स में, इनकम टैक्स में, आपको पता है कि 3 से 4 हज़ार अरब एक साल में FBR में मिस यूज होता है। इमेजिन वी बैक आई में वर्ल्ड बैंक कि $1 बिलियन के लिए, जो कि तकरीबन 300 बिलियन रुपीस बनता है। सो आप ये देखें कि इसको हमने कैसे करना है। ये हुकूमत की मेन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ये लेकर आए कि FBR को कंप्रोमाइज इस तरीके से कर दें कि मैनुअल सिस्टम खत्म हो जाए और टोटल ऑनलाइन डिपॉजिट अकाउंट हो। अच्छा, ये लेकिन ब्रिगेडियर साहब, इससे पहले हमारी एक बहस हो रही थी जो मैंने डॉक्टर साहब से और मेहताब साहब से, नौशीन साहब भी बात कर रही थी कि एक तो जिम्मेदारी है शख्स की, एक कोई भी बंदा जो पाकिस्तान में है और यहाँ पे किसी भी किस्म, किसी भी तरह से एक आमदन जायज़ तरीके से कमा रहा है, और अगर वो टैक्सेबल इनकम है तो उसने टैक्स देना है। ये डिबेट तो बाद में आएगी ना कि FBR ने उनको कोई इंसेंटिव दिया या उन्होंने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से काम लिया, हुकूमत ने सही खर्च किया, गलत खर्च किया। लेकिन जब आपने एक आमदन कमा ली, आपने वो टैक्स देना है। सवाल आप बाद में करेंगे असूली तौर इसमें देखें बात ये है कि वो उस वक्त टैक्स देगा जिसको पता है यूनिफॉर्म तरीके से एवरीबॉडी इज बाउंड टू पे टैक्स। जहां पर यहाँ लूपहोल होगा, कहेगा देखें मैंने दे दिया, फलाने ने दिया, दैट शुड फिनिश। ये अब हुकूमत की रिस्पांसिबिलिटी है। सर, ये तो बिल्कुल वैसी बात हुई ना कि अगर अगली गाड़ी इशारा तोड़ के चली जाती है, मैं कहूँ उसने भी इशारा तोड़ा, मैं भी तोड़ लेता हूँ। ये क्या बात है? ठीक है, नहीं होना, लेकिन यही बात है ना। फिर आप देखें आपके होटल्स में, आपकी शॉप्स पे नंबर 2 रसीदें बनाई हुई हैं, कच्ची रसीदों पे आप बिल पे कर देते हैं, कंप्यूटर में नहीं जाता। तो ये चीजें आपको सोसाइटी में एक एजुकेशन की भी जरूरत है कि अगर ये नहीं होगा तो सोशल वेलफेयर कैसे काम होगी। बलूचिस्तान में आप कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म करेंगे? आप यू आर एन एक्स सोल्जर, यू आर एन एक्स सोल्जर, अ रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी डिसेंट पाकिस्तानी सिटीजन। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, मैं टैक्स नहीं दे रहा, तो क्या ये चीज़ आपको इनकरेज करेगी और आप मुझे देखते हुए टैक्स देना छोड़ देंगे? ऐसा तो मुमकिन नहीं होना चाहिए। देखें, नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। आपके कितने % टैक्स दे रहे होंगे? 10% सही दे रहे होंगे, तो व्हाई नॉट टू ब्रिंग एवरीवन इनटू इट। आप सिस्टम ऐसे इवॉल्व कर लेना कि ये कर ही ना सकें। मेरे पास कोई तरीका ही ना हुआ है एट सोर्स का कटे, बिल्कुल ठीक है, जो आपके गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। बट सी आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, जिनके पास मर्सिडीज, हेलीकॉप्टर, जहाज हैं, सी हाउ में दे पे द टैक्स। सो यहाँ सिस्टम ठीक करने के लिए ये FBR का काम है और हुकूमत की। ठीक
अच्छा नौशीन साहिबा, आप जिससे बात करें, आप जिन बड़े बिजनेसमैन की तरफ वो इशारा करते हैं उनसे बात करें कि जी हम तो इतना टैक्स देते हैं, रिटेलर से बात करें कि जी हम तो बिल्कुल टैक्स देते हैं, जिस शख्स से पाकिस्तान में बात कर लें, किसी टॉक शो में बुला लें, उससे ज़्यादा बकौल उसके कोई शख्स टैक्स नहीं देता होगा, लेकिन हालात दूसरी तरफ नजर आते हैं। तो फिर कौन लोग हैं जो टैक्स नहीं देते एग्जैक्टली, उनको आइडेंटिफाई तो करना चाहिए। देखें जी, हमारी जो है एक इवैल्यूएशन होती है, जो हमारे एहसासें हैं, और आपको पता है वो नशर बाकायदा किए जाते हैं, पब्लिक किए जाते हैं, क्योंकि हमें कहा जाता है कि जी हम कोई चीज़ छुपा नहीं सकते और उस बिना पे हम इलेक्शन में भी नहीं हिस्सा ले सकते। ये तो आपको पता है कि एक मैकेनिज्म के थ्रू चल रहा है। अब अगर आप बड़े बिजनेसमैन की बात, एहसास और इनकम में तो फर्क है ना। लेकिन हमारी इनकम भी आती है, हमारी सैलरीज पे भी हम टैक्स पे करते हैं, जो कि हर वक्त जो है पब्लिक होती रहती है कि अगर हमारी सैलरी 1,87,000 में, नहीं साइड बिजनेस भी हमारे, वही आपको बताया कि जो हमारी टोटल इनकम है उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं ना, हम टैक्स पेयर हैं, मैं खुद टैक्स पेयर हूँ। ठीक। अब बात ये है कि अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी उस तरह शुरू की जाए जो कि सख्त एक फिर रद्द अमल जो है वो आवाम की तरफ से आता है, लेकिन वो ज़रूरी बहुत है। अब आप छोटी छोटी दुकानों की अगर बात करें, जो कि मेरे ख्याल से लिबर्टी मार्केट हो गई या इस्लामाबाद के जो हैं F6 F7 हो गई, वहाँ पे कपड़े बेचने वाली जो दुकानें हैं वो मेरे ख्याल से दिन में करोड़ों रुपया कमा रही हैं, और वो जो कपड़ा है वो सस्ते दामों लाते हैं और महंगे दामों बेचते हैं। दिखाने को वो सिर्फ अपनी सेल जो है वो 30-35 हज़ार की सेल है, बल्कि जहाँ पे एक जोड़े की प्राइस में खातून हूँ तो इसलिए मुझे आइडिया है कि एक जोड़ा वो 26-26 हज़ार का भी बेचते हैं। तो बात यह है कि मैं बात कर रही थी, ब्रिगेड साहब ने भी बात की कि एक मैकेनिज्म जो है वो ऐसा एक डेवलप कर देना चाहिए, क्योंकि तमाम सेगमेंट्स जब तक एक बैलेंस टैक्स मुल्क में नहीं आ रहा और हर सेगमेंट जो इंडिविजुअल है वो जो उसकी कैपेसिटी अर्निंग की जो ज़्यादा है वो अगर टैक्स पे नहीं करेगा तो मुल्क की इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो सकती। अब हम बाहर से कर्जा लेते जा रहे हैं और जो मुल्क में बैठे लोग जो कि कमा रहे हैं और अरबों रुपया कमा रहे हैं, तो उनका काम तो बनता है कि वो मुल्क की बेहतरी के, मौशी बेहतरी के लिए जो है वो उसमें हिस्सा डालें। जब हम टैक्सेस इंक्रीज करते हैं, जब हम प्राइस जो है वो हाइक की तरफ जाते हैं, जहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो उसमें गरीब तबका जो है वो पिसता है। सही। जो सैलरीड पर्सन है वो जो है वो पिसता है। अगर हम कहते हैं कि एक जमींदार जो है वो टैक्स दे रहा है, अगर एक इंडस्ट्रियस जो है वो टैक्स दे रहा है, तो फिर रिटेलर को भी देना चाहिए, क्योंकि आप पूरा दिन 24 घंटे जो है आपकी दुकानें बंद नहीं होती। यू स्टार्ट एट 10 in the morning, यू क्लोज योर शॉप एट 10 in the evening। मतलब हम लोग 8-8 घंटे काम करने वाले बस हो जाते हैं, ये बेच बेच के बस नहीं करते। लेकिन जब बात आती है कि मुल्क की बेहतरी के लिए हम सख्त इक़दामात की तरफ जाते हैं, डिसीजंस की तरफ जाते हैं, देन दे ब्लेम द गवर्नमेंट। तो हर चीज के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करना चाहिए, अपनी भी जो है आप हिस्सा डालें मुल्क की बेहतरी के लिए। अच्छा, एक इन्होंने बात की कि ऐसे रिटेलर्स हैं कि जो पूरा दिन लाइक 24/7 वो अपनी शॉप्स चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, महंगे दामों चीज़ें बेच रहे हैं, टैक्स कम दे रहे हैं, आमदन कम शो कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी रिटेलर्स हैं जो हमने ऑब्जर्व किए हैं कि जिनकी कोई आमदन नहीं है, लेकिन वो इतनी बढ़ा चढ़ा के आमदन पेश करते हैं, इतना ज़बरदस्त टैक्स देते हैं, वो कौन लोग हैं फिर? देखिए, मैं थोड़े से फिगर्स के साथ, नहीं ये पहले बताएं आप मुझे। मैं आपको बताता हूँ। फिगर्स अगर सामने रखे जाएँ तो ज़्यादा मेरे ख्याल में ये डिबेट इनरिच हो जाएगी। पाकिस्तान में 5 मिलियन के लगभग रिटर्न फाइलर्स हैं। अलमिया सिस्टम का जो जिसकी तरफ जहाँ सब बात कर रहे थे, वो ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। डायरेक्ट में जो हम बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो जिन लोगों की आपने बात की ना, ये वो लोग हैं, और ये 3 से 4 ट्रिलियन की जो बात कर रहे थे सेल्स टैक्स की, मैं थोड़ा सा उसको खोल के ज़रा बयान कर दूँ। ये बेसिकली फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस जनरेट करते हैं, उसके जरिए जेली रिफंड्स क्लेम किए जाते हैं, सिस्टम को मैनिपुलेट किया जाता है, और उस सिस्टम के बेनिफिशरीज चंद 100 लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर है। तो सिस्टम की इंप्रूवमेंट की बात ये कर रहे थे। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन में, जो 5 लाख हैं उनमें से 1 से 1.5 मिलियन लोग वो हैं जो नील फाइलर्स, 50 लाख जो है नील फाइलर्स है, 1 से 1.5 मिलियन। जो बाकी लोग हैं उसमें मैं आपको बता दूं, सैलरीड क्लास 450 अरब रुपए इस साल देगी। एक्सपोर्टर्स ने पिछले साल 80 से 85 बिलियन रुपीस दिए, क्योंकि पिछले साल फिक्स रिजीम के अंदर थे, 1% था। जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। क्विकली 2 बिलियन पिछले साल दिया था चारों सूबों के अंदर। सही। तो अब जरूरत इस चीज की इक्विटेबल टैक्सेशन हो, रिटेलर्स के ऊपर हो, एग्रीकल्चर इसी के नुक्ते ऊपर पे भी, आगे सबके एक ऊपर। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे करूंगा। मेहताब साहब, एग्रीकल्चरिस्ट ने 2 बिलियन टैक्स दिया, इनकम कितनी की होगी? बॉल पाव फिगर, रफ फिगर। सर, डॉक्टर हफीज पाशा ये कहते हैं कि इस साल हमें, चूंकि IMF के साथ एक एग्रीमेंट है, अक्टूबर में फिगर सूबों ने करना है,
वो कहते हैं जी कि 5 से 700 अरब रुपए जमा हो सकते 500-700 अरब रुपए, चलें इसको हाफ भी कर लें, 400 अरब कर लें, उस पर 2 अरब रुपए टैक्स मुनासिब है कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, मुनासिब नहीं, मुनासिब मतलब जो नहीं है। जो बन रहा है वो उतना होना चाहिए ताकि इक्वलिटी क्रिएट हो। जो balance टैक्स पेयर create दे रहे हैं, आपकी सैलरीड क्लास दे रही है, उनको लगे कि बाकी सेक्टर्स भी जो है वो उस अरे तरह वो से मुश्किल काम है कंट्रीब्यूट करें। एग्रीकल्चर सेक्टर से टैक्स कलेक्ट वो मेरे ख्याल से इनफॉर्मल इकोनॉमी भी है हमारी, डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है, तो उस लिहाज से मुश्किल है। लेकिन अगर आप एक डायरेक्शन सेट करते हैं और वो लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ले सकती है। लेकिन डिजिटलाइजेशन, अपनी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दें और उसको जदीद बुनियादों पे उस्तवार करें और फिर डॉक्यूमेंट करके और उसको डिजिटलाइज करके आसान बनाएं, तो वो इसमें फिर मैं भी जो है बात वो हो करूंगी कि समटाइम्स आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसमें कुछ नेचुरल डिजास्टर्स भी आ जाते हैं, तो एग्रीकल्चर को कभी उनके थ्रू जिस तरह फ्लड्स आ गए आपके सही। और कभी इस तरह की जो मसाइल हैं उनमें से भी गुजरना है। लेकिन वही बात है कि जब आप एक ऐसा 700 अरब मैकेनिज्म, कमाए हैं तो 2 अरब डॉलर। लेकिन देखिए मैं कहती हूँ कि अगर एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो जाए कि जिसमें एक बैलेंस क्रिएट कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है वो बेहतर हो जाए। पहले साल के दौरान 70 से 100 अरब हो सकता है। चलें ठीक, बहुत शुक्रिया आपका नौशीन इफ्तिखार साहिबा, मेहताब हैदर साहब, डॉक्टर खालिद वलीद साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का आपका भी शुक्रिया दीजिए। खुदा हाफिज़।